स्टूडेंट्स, हम लोग ने इसके पहली वीडियो में 12th तक के क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब चैप्टर 4 के केमिकल काइनेटिक्स के हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन 13 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने उसमें बताया है पहले वाली वीडियो में भी कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने के 3 फ़ायदे हैं। एक तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज़ हो जाता है, सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें रिवाइज़ हो जाते हैं। नंबर 2, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एज इट इज़ पूछ ले जाते हैं फाइनल एग्ज़ाम में भी, इंटरनल एग्ज़ाम में भी, और इसके अलावा जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें भी बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग करते हैं। कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कॉन्स्टेंट्स गिवन बिलो। हमें एक फॉर्मूला मालूम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कि हाफ लाइफ टी हाफ इज़ इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ये रेट कांस्टेंट है। तो रेट कांस्टेंट हमको दे रखा है। ठीक है, कैलकुलेट दी हाफ लाइफ, टी हाफ निकालना है, रेट कांस्टेंट दे रखा है हमें। तो फर्स्ट वाले केस में 200 दे रखा है पर सेकंड, तो 0.693 अपॉन 200 हो जाएगा, के की जगह हमने 200 रख दिया। ठीक है, तो दिस विल बी 0. अगर 2 से 100 आ जाता है, 2 से डिवाइड करते हैं तो 0.34 और 6 आ जाएगा राउंड ऑफ करके। ठीक है, इंटू 10 टू पावर -2, दिस इज़ इक्वल टू 3.46 इंटू 10 टू पावर -3, और ये सेकंड्स में दिया था, पर सेकंड था तो सेकंड हो जाएगा। ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, सेकंड पार्ट में फिर यही फॉर्मूला लगा लेंगे, टी हाफ इज़ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। सेकंड केस में 2 पर मिनट दिया हुआ है के की वैल्यू, तो 0.693 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.346। ठीक है, तो दिस कैन बी लिखना एज 3.46, और क्योंकि पर सेकंड था ये तो ऊपर जाके सेकंड में आ जाएगा, और यहाँ मिनट था पर मिनट, तो ऊपर जाके मिनट आ जाएगा। रिजल्ट तो ओके, तो ये मिनट में आ गया, इसको हमने सेकंड्स में लिख दिया था तो सेकंड्स में ही लिख दिया। ये इधर गया तो इंटू 10 टू पावर 1 आगे से पीछे जा रहा है। ठीक है, तो -1 पर मिनट हो गया, तो मिनट हो गया, सॉरी। ठीक है, और थर्ड पार्ट के अंदर टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के, और 0.693 के कितना दे रखा है हमें, 4 ईयर्स दे रखा है, 4 पर ईयर, तो दिस विल बी डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.173 आ जाएगा, ये 173, दिस इक्वल टू 1.73 इंटू 10 टू पावर -1 ईयर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। इसमें केवल फॉर्मूले को यूज़ करना है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होते हैं उनके अंदर ये रिलेशनशिप होती है, टी हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के को रेट कांस्टेंट कहते हैं। तो इसमें रेट कांस्टेंट 200 पर सेकंड था तो ऊपर जाके सेकंड हो गया, इसमें पर मिनट था तो ऊपर जाके मिनट हो गया, इसमें पर ईयर था तो ऊपर जाके ईयर हो गया। तो इस तरह से डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे। इसमें खाली फॉर्मूले का यूज़ था। ओके, हटाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया भी है, 1-2 बार आ चुका है। द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डिके ऑफ कार्बन-14 इज़ 5730 years. An archaeological artifact containing wood had only 80% of the carbon-14 found in a living tree. Estimate the age of the sample. ये कह रहा है पुरानी लकड़ी का टुकड़ा मिला है, आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट मतलब है ज़मीन से खोदा गया तो निकला है, और उसके अंदर 80% कार्बन-14 हैं जो एज़ फाउंड इन लिविंग ट्री। जितना लिविंग ट्री में कार्बन-14 होता है उसका 80% उसके अंदर कार्बन-14 पाया गया है। तो उसके हिसाब से उसकी एज, उस सैंपल में की एज निकालो। तो एक तरह से कार्बन डेटिंग वाला है। अब जितने भी रेडियो एक्टिव डिके होते हैं उनको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस माना जाता है। तो उसके अंदर T इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग A0 अपॉन A लेके चलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन होता है। अब हमें T निकालना है और K भी चाहिए, तो K हम निकाल लेते हैं। टी हाफ इज़ इक्वल टू 0.693 अपॉन के होता है, तो यहाँ से K की वैल्यू निकल के आ गई। K इज़ इक्वल टू 0.693 अपॉन 57। टी हाफ हमें दिया हुआ है 5730 years, ये दिया हुआ है, तो टी हाफ यहाँ आ जाएगा, तो 0.693 अपॉन 5730 years हो गया। ठीक है, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इसमें, तो T इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन के की जगह, यहाँ पे के था, के की जगह ये वैल्यू रख देते हैं
0.693 अपॉन 5730 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मानेंगे क्योंकि 80% रह गई है तो नीचे 80 ले लेंगे। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व ऊपर कर देते हैं ताकि साफ दिख जाए। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि टी की ये है तो t इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.693 इंटू 5730 लॉग 100 अपॉन 80। ठीक है, तो अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है 19042.12 और इसको लॉग ले लेते हैं लॉग 100 माइनस लॉग 80 इस इक्वल टू 19042.12 और लॉग 100 होता है 2 और इसका लॉग देखते हैं तो 80 का 0 में अगर लॉग देखा था तो 19031 आया, 19031 आया, इसका लॉग देख लेंगे। ठीक है, लॉग 80 तो 19042.12 और इसको इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बच जाता है 0.0969 और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अराउंड 145 ईयर्स 145.12 आता है तो हम इसको अराउंड 145 ईयर्स मान लेते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा आ गया। ये मतलब है वो जो लकड़ी का टुकड़ा मिला है वो 1845 ईयर्स ओल्ड है। इसमें हमने ये फॉर्मूला लगाया फर्स्ट, क्योंकि रेडियो एक्टिव के को हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मानते हैं। इसमें t इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग A0 अपॉन ए नॉट हम 100 ले रहे हैं क्योंकि वो कह रहा है 80% इज़ लेफ्ट, क्योंकि वो कह रहा है कि दे वुड हैड ओनली 80% ऑफ कार्बन 14 फाउंड इन ए लिविंग ट्री। लिविंग ट्री में अगर 100 होगा तो उसमें 80 बचा है, तो यहाँ पे 100 अपॉन 80 कर लिया। ठीक है, 2.303 और k की वैल्यू हमने यहाँ से t हाफ से निकाल के रख दी और जब इसकी वैल्यू k की ये रख दी 0.693 अपॉन दिस, इसको ऊपर ले गए और जब इसको डिवाइड करा तो इतना आता है और इसको जब सॉल्व किया तो ये 0.0969 आता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1845.12 ईयर्स आता है, तो इसको अराउंड 1845 ईयर्स हम मान लेते हैं। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको रेडियो एक्टिव डिके में ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मानना है इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ 60 पर सेकेंड। के की वैल्यू दी हुई है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में फॉर्मूला हम लगाएंगे t इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग A0 अपॉन ए। ठीक है, ए क्या है, लेफ्ट आफ्टर टाइम t। तो अब हमें k दिया हुआ है 60 पर सेकेंड, तो k की तो वैल्यू ये आ जाएगी और इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2.303 अपॉन 60 लॉग, अगर इनिशियल a है तो बचा हुआ कितना है 1/16 ऑफ a, तो 1/16 ऑफ a तो 16 ऊपर चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं t इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 लॉग a और नीचे भी a और ऊपर 16 चला गया तो a एंड a विल कैंसिल, तो दिस इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 लॉग 16 निकाल लेते हैं। इट विल बी 1.16 का जब हम जीरो में देखते हैं तो लॉग निकल के आता है 2041। ठीक है, 2041, तो मैंटिसा इसका 2041 आ गया। ठीक है, जब इसको अब डिवाइड करेंगे हम तो ये निकल के आएगा 4.62 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड्स। टाइम ये निकल के आएगा, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, जब इससे इसको डिवाइड करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो टाइम विल बी 4.62 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड। तो यही निकालना था, कितना टाइम लगेगा। बस यहाँ पे जो बचा हुआ 1/16 है, जो ऊपर अगर a लोगे तो 1/16 ऑफ a हो जाएगा। ठीक है, 16 ऊपर आ गया, लॉग 16 देखिए उसकी वैल्यू 1.2041 है। इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो यू विल गेट दिस मच। ओके, हटाते हैं इस क्वेश्चन को भी। अब हम लोग 17th क्वेश्चन करेंगे। ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज स्ट्रॉन्शियम 90 विद हाफ लाइफ 28.1 ईयर्स। मतलब है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में स्ट्रॉन्शियम 90 एक रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट निकला जिसकी हाफ लाइफ 28.1 ईयर्स है। इफ़ 1 माइक्रोग्राम ऑफ स्ट्रॉन्शियम 90 वॉज एब्जॉर्ब्ड
इन द बोन्स ऑफ ए न्यूली बॉर्न बेबी इंस्टेड ऑफ कैल्शियम, हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 10 years एंड 60 years इफ़ इट इज़ नॉट लॉस्ट मेटाबॉलिकली। मतलब ये कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्शियम 90 किसी न्यूली बॉर्न बेबी की बोन्स में आ गया है और कैल्शियम की जगह, और वो अपने आप नहीं निकल रहा है, रेडियोएक्टिव है तो उसमें से रेडियोएक्टिविटी की वजह से ख़त्म हो रहा है। तो हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 10 years, 10 साल बाद वो कितना बचेगा, एंड आफ्टर 60 years 60 years बाद कितना बचेगा। तो हमें मालूम है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस को या रेडियोएक्टिव रिएक्शंस को हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मान के चलते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, T = 2.303 अपॉन K log A0 अपॉन A। ठीक है, अब हमें 10 years दिया हुआ है तो टाइम 10 years हो जाएगा। K की वैल्यू हम T½ से निकाल लेंगे, T½ = 0.693 अपॉन K होता है, देखो K = 0.693 अपॉन T½ नीचे आ जाएगा, T½ की वैल्यू रख देते हैं 0.693 अपॉन 28.1 ईयर होता है, इसमें दिया हुआ है 28.1 ईयर्स हाफ लाइफ, तो वो यहाँ पे रख दी, तो K की वैल्यू यहाँ आ गई। अब ये 1 माइक्रोग्राम दिया है, ठीक है, वो कह रहा है 1 माइक्रोग्राम एब्जॉर्ब करेगा, तो हमें ये निकालना है कितना बचेगा। तो इसमें रख देते हैं, T की जगह 10 years रख देते हैं, दिस इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K की जगह ये रख देते हैं 0.693 अपॉन 28.1 लॉग, ये 1 माइक्रोग्राम है। अब 1 ले लेते हैं, जो आंसर निकलेगा वो भी माइक्रोग्राम में दे देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसको उधर ले जाएंगे, हम ये यूँ भी लिख सकते हैं 10 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा 0.693 अपॉन, ये नीचे आ जाएगा 2.303 इंटू 0.693, ये इधर आ गया था, ये ऊपर चला गया था 228.1। ठीक है, ये इसमें आ गया, लॉग इधर आ जाएगा, तो दिस इज़ इक्वल टू लॉग 1 अपॉन ए। हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, लॉग को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा एंटी लॉग, इसको पूरा डिवाइड कर लेते हैं। इसको जब हम पूरा डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू हमें मालूम है, ये आ जाती है 0.107 आ जाती है, इसको डिवाइड करते हैं तो। ठीक है, लॉग 1 अपॉन ए के बराबर हो गई। अब फर्दर हम करते हैं, लॉग को इधर ले गए तो 1 अपॉन ए इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.107। ठीक है, लॉग को इधर ले गए तो ये एंटी लॉग हो गया और 1 अपॉन ए इधर बच गया। तो इसका एंटी लॉग लेते हैं, तो जब इसका एंटी लॉग लेंगे 0.10 का 7 में एंटी लॉग देख लेते हैं। 0.10 का 7 में एंटी लॉग हमारे पास कितना आ रहा है, 0.10 का 7 में आ रहा है 1279, 1279। 10 का 7 में देख लेते हैं, 10 का 7 में 1279। ठीक है, ओके। और ये 1 अपॉन ए की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 1.279। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.7819 माइक्रोग्राम। इसको माइक्रोग्राम लिखना है क्योंकि यहाँ पे ए नॉट को हमने 1 माइक्रोग्राम मान के चले हैं। ठीक है, इज़ इट ओके। तो इसमें हमने 10 ईयर्स के लिए निकाला है, अभी 60 ईयर्स के लिए और निकालना पड़ेगा। तो पैटर्न हमारा क्या है, मेन पैटर्न, टाइम हमें दिया 60 ईयर्स, के हम निकाल लेंगे क्योंकि हाफ लाइफ वाला फॉर्मूले से के निकाल लेंगे। और शुरू में हमें जो 1 माइक्रोग्राम एब्जॉर्ब हुआ है, कितना बचेगा, हमें इसकी ए की वैल्यू निकालनी है। तो इस फॉर्मूले में रख दिया, जब फॉर्मूले में रख दिया तो यहाँ पे लॉग को जब इधर ले जाएंगे तो लॉग एंटी लॉग हो जाएगा। 1 अपॉन ए इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस, इसका एंटी लॉग टेबल से देख लिया, इसकी वैल्यू आ गई, इसकी एंटी लॉग की वैल्यू 1.279 आ गई। और फिर 1 अपॉन ए इज इक्वल टू दिस मच, तो ए इज इक्वल टू 0.7819 माइक्रोग्राम। ठीक है, तो ये हमारा फॉर 10 ईयर्स के बाद कितना बचेगा ये निकल के आया। अब 60 ईयर्स का जो है, इसको इसी को हटा के यहीं पे कर देता हूँ, अलग से नहीं करना पड़ेगा, यहीं पे कर देता हूँ सॉल्व। ये फॉर्मूला हमारा है। अब 60 ईयर्स के लिए के तो सेम लग जाएगा। ठीक है, 60 ईयर्स के लिए बस टाइम चेंज हो जाएगा, तो टी की जगह 60 कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ 60 आ गया। ये 2.303 ऐसे ही रहेगा और के की जगह वो रख देंगे 0.693
अपॉन 28.1 ईयर्स लॉग, ये 1 माइक्रोग्राम ही रहेगा और इसको b मान लेते हैं अब फिर फॉर द टाइम बिंग, इसको b मान लें ताकि डिस्टिंग्विश हो जाए। ठीक है, तो अब ये जब हम लेंगे तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 60 इंटू 0.693 अपॉन 2.303 इंटू 28.1 इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन b। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसकी वैल्यू हमने जब कैलकुलेट की है तो 0.642 आया है। ठीक है, इसकी वैल्यू है 0.642 इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन b। अब लॉग को उधर ले जाएंगे तो 1 अपॉन b इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.642। ठीक है, इसका एंटी लॉग लिख लेते हैं। 0.64 का 2 में एंटी लॉग देख लेते हैं। 0.64 का 2 में एंटी लॉग हमने देखा तो आता है 4385। 4385 एक के बाद पॉइंट लगेगा तो 1 अपॉन b इतना हो गया, तो b इज इक्वल टू 1 अपॉन 4.385। इसको डिवाइड कर लेते हैं। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.228 आ जाएगा, 0.2280 माइक्रोग्राम। तो b की वैल्यू आफ्टर 60 ईयर्स ये हो जाएगा 0.2280 माइक्रोग्राम। 60 ईयर्स के बाद इतना बचेगा और 10 ईयर्स के बाद पहले हमने निकाल के देख ही लिया था। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूले में रख के वैल्यूज़ निकालनी है। लॉग और एंटी लॉग देखना आना चाहिए, तब जाके हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट आपको क्या होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लगाना है, k की वैल्यू t½ वाले से निकल आएगी और फिर उसके बाद वैल्यूज़ को निकालने के बाद डिवाइड करके लॉग की वैल्यू चाहिए, तो क्योंकि लॉग जब हमें b की वैल्यू चाहिए तो लॉग को उधर ले गए तो एंटी लॉग हो गया, एंटी लॉग की वैल्यू देख के हमने कैलकुलेट कर दिया। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन किया जाएगा फॉर्मूले में रख के। ओके, हटाते हैं इसको भी। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion is twice the time required for the completion of 90% of the reaction। ठीक है, 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लग रहा है उसका दुगना टाइम 90% ऑफ द रिएक्शन को लग रहा है। कह रहे हैं ना, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion is twice द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% रिएक्शन में जितना टाइम लग रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 99% रिएक्शन में जितना टाइम लगेगा उसके बराबर होगा, ये शो करना है। तो हम 99% के लिए टाइम निकाल लेते हैं, 90% के लिए कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, जब 90% तो हम इसमें फॉर्मूला ये लगा लेते हैं t इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन k, फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो log a0 अपॉन a ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 99% निकल गया है तो इसको हम यूँ भी शो कर सकते हैं। अगर इसको इस तरह से शो कर लें a अपॉन a माइनस एक्स करके भी कर सकते हैं, तो इसको हम ले सकते हैं 2.303 अपॉन k। अगर 99% वाला टाइम ले रहे हैं तो log, अगर पहले अगर 100 था, 99% कंप्लीट हो गया रिएक्शन, तो बचेगा कितना, 100 माइनस 99। ठीक है, ये अमाउंट रिएक्टेड है, x रिएक्टेड है, और ये अमाउंट टेकन इनिशियली हमने 100 लिया और 99% रिएक्ट कर दिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं t 99% इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन k log 100 रह जाएगा, क्योंकि 100 माइनस 99 इज़ 1। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2.303 अपॉन k log 100 इज़ इक्वल टू 2, तो इसको फर्स्ट मान लो इक्वेशन। ठीक है, t 99% इज़ इक्वल टू दिस मच, ये फर्स्ट मान लिया। अब सेकंड वाला पार्ट कर लेते हैं। जब 90% के ले रहे हैं, t 90% इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन k log a अपॉन a माइनस एक्स, इसमें भी ले लेते हैं। ठीक है, इसमें भी यही फॉर्मूला फॉलो कर लेते हैं। और 2.303 अपॉन k log, अगर 100 है, 90% रिएक्ट हो गया है,
कह रहा है ना 90%, इट इज़ ट्वाइस ऑफ 90%, तो 90% रिएक्ट हो गया तो x रिएक्टेड 90% ले लिया, 90 हो गया, तो दिस विल बी 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 10 आ जाएगा, तो दिस विल बी लॉग 10, 2.303 अपॉन के लॉग 10, ठीक है, लॉग 10 होता है 1, तो 2.303 अपॉन के, ठीक है, ये हो जाएगा t 90%, ये सेकंड है। अब फर्स्ट और सेकंड को हम कंपेयर कर लें तो दिख ही रहा है ट्वाइस है, तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसको हम करके दिखा देते हैं, आपको कैसे दिखाते हैं, शो करना है, ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन हटा देते हैं, यहाँ पे शो कर देते हैं, हमको जो निकल के आ गया इसी को शो करना है। इसमें ये कह रहा है 99% ये है और 90% ये है, तो कंपेयरिंग या डिवाइडिंग कह लो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, ये 1 है, तो t 99% अपॉन t 90% इज इक्वल टू 2.303 इंटू 2 अपॉन k है, और सेकंड केस में 2.303 अपॉन k है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं t 99% अपॉन t 90% इज इक्वल टू 2, ये कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 बचेगा, तो हम कह सकते हैं t 99% इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू t 90%। यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कि यू हैव टू प्रूव दैट टाइम टेकन फॉर 90% रिएक्शन इज़ ट्वाइस द टाइम टेकन बाय 99%। 99% में टाइम इसका दुगना लगेगा, तो ये प्रूव करना था, ये प्रूव कर दिया, ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए, ठीक है। ओरिजिनल हमारे 100 मान लिया और 99% जब रिएक्ट किया तो 99 इसको x को मान लिया, तो 1 बचा नीचे, इसकी वैल्यूज़ निकाल ली। ऐसे ही 90% वाले केस में ऊपर 100 ले लिया और 100 माइनस 90 ले लिया इसके केस में, और वैल्यूज़ निकाल ली। जब दोनों को कंपेयर करोगे तो t 99 इज़ ट्वाइस t 90, तो यही प्रूव करना था, इस तरह से प्रूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको हटा। अब हम लोग 19th क्वेश्चन करते हैं। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन, ठीक है। कैलकुलेट टी हाफ, मतलब है 30% रिएक्शन के लिए 40 मिनट्स लग रहा है, तो 50% टी हाफ का मतलब है 50% रिएक्शन कंप्लीट होने का टाइम, उसमें कितना टाइम लगेगा, तो कंपेयर करके हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। टी 50 का निकाल लेते हैं, टी 50% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए, ये तो फॉर्मूला ले लेते हैं पहले, जनरल फॉर्मूला ले लेते हैं, टी इज इक्वल टू दिस थिंग फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो टी हाफ में 50% जब लोगे तो 2.303 अपॉन के लॉग, ऊपर अगर 100 ले लेंगे तो फिर नीचे 50 ले लेंगे, यही हाफ होगा, हाफ टाइम में यही हुआ 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में, तो 2.303 अपॉन के लॉग, ये इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। लॉग 2 की वैल्यू मालूम है, लॉग टेबल से भी देख सकते हैं, ये आएगी 0.3010, ठीक है। ये तो 50% के हो गया, और इसको अगर इक्वेशन 1 मान लें हम, टी 50%, इसको इक्वेशन 1 मान लें और 30% के लिए ले लें, टी 30% विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग, ऊपर 100 ले लेंगे, बचेगा कितना 70, क्योंकि 100 माइनस 30 लेंगे, 30% डिकम्पोज हो गया है, तो 70% बचा है, ठीक है। तो बट इसका टाइम दिया है, 30% के लिए टाइम कितना लग रहा है 40 मिनट्स, तो यहाँ 40 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, और इसको हम लिख सकते हैं लॉग 100 माइनस लॉग 70, ठीक है। तो दिस विल बी 2.303 अपॉन के, लॉग 100 2 होता है, और 70 का देख लेते हैं, 1 पॉइंट करेक्टरिस्टिक्स 1 हो गया, 70 का 0 में देख लेते हैं, 70 का 0 में आता है 8451, 8451 ये हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.303 अपॉन के, और इसको जब माइनस करेंगे तो 9451, तो ये आ गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब हमको ये निकालना है 50%, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से हम डिवाइड कर देंगे और वैल्यूज़ हमारी निकल आएगी। तो इसको लेफ़्ट हैंड पे यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे जगह हमारे पास है,
तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। तो 1 को जब हमने डिवाइड किया तो t 50% अपॉन 40 वाला 40 है ना, इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k इंटू 0.3010 होल अपॉन 2.303 अपॉन k इंटू 0.1549। ठीक है, ये उड़ जाएगा, कट जाएगा। दिस इज इक्वल टू 3010 अपॉन 1549, पॉइंट हटा देते हैं चारों। ठीक है, तो ये t 50% इज इक्वल टू दिस अपॉन 40, तो t 50 का वैल्यू निकाल लेते हैं। दिस इक्वल टू 10 इंटू 40 अपॉन 1549, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये अराउंड आएगा 77.78 मिनट्स। तो t 50% विल बी 77.78 मिनट्स। ठीक है, पैटर्न समझ लीजिए। पहले दो तरीके से कर सकते थे, या तो हम 40 मिनट्स दिया हुआ था तो यहाँ पे k की वैल्यू निकाल सकते थे और फिर उसको इसमें t हाफ वाले में रख सकते थे, वो भी तरीका था। बट हमने कंपेयर वाला किया तो उसमें क्या k निकालना नहीं पड़ेगा, जो चीज़ें कटती थी कट गई। तो 50% में log 100/50 लेंगे, क्योंकि उसमें t हाफ में 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। 50% ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज कंप्लीटेड रिएक्टेड, तो ये 100/50 आ गया, तो 2 हो गया। log 2 देख लिया 0.3010 होता है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। 30% जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो 70% बच जाएगा, तो a अपॉन a नॉट अपॉन a क्या है, लेफ़्ट ओवर, तो ये 70 आ गया। इसका log ले लिया तो ये वैल्यूज़ आ गई। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया, जो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड किया तो ये वैल्यूज़ कट गई, और इसको जब 40 को उधर ले गए तो t 50 इज इक्वल टू 77.78 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ गया। तो इस तरह से वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को और हटाते हैं 20th क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आज इस वीडियो में ये यहीं तक रखते हैं, 19th क्वेश्चन तक। बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो अगली वीडियो में मैं करूँगा। इसके पहले के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने एक और वीडियो में बनाए हैं, तो वो उसका लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो में। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर चैप्टर्स के मैं NCERT के इम्पॉर्टेंट सारे खास क्वेश्चंस करता जा रहा हूँ, तो उनसे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। उन पे अगर मास्टरी कर लेते हैं तो आपको और क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। और NCERT के क्वेश्चन एज इट इज़ भी बोर्ड में भी आते हैं और आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स में भी आएंगे, और फिर आपको ये हेल्प करते हैं कॉम्पिटिशन्स में भी। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है जब आप NCERT के क्वेश्चन अच्छी तरह से जान जाते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को सबको सॉल्व कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मेरी लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।